तो कहानी शुरू होती है योशिकी से, एक नॉर्मल हाई स्कूल का लड़का जो अपना ज़्यादातर समय अपने सबसे अच्छे दोस्त हिकारू के साथ बिताता है। लेकिन जब हिकारू पहाड़ों में कहीं गायब हो जाता है और एक भयानक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है तो उसकी जगह एक सेफ शिफ्टिंग मॉन्स्टर ले लेता है और योशिकी को ये सच्चाई पता चल जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसे बताता है कि उसके अंदर योशिकी के लिए फीलिंग्स हैं और फिर उसे धमकी देता है कि अगर उसने ये सीक्रेट किसी को बताया तो वो उसे मार डालेगा। और योशिकी और हिकारू वो हैं जिन्हें आज के मॉडर्न हिस्टोरियंस बस बहुत अच्छे दोस्त कहेंगे और वो दोनों ऑलमोस्ट अपना सारा खाली टाइम साथ में बिताते हैं। और हिकारू हमेशा योशिकी को मोटिवेट करता रहता है कि वो बहुत स्मार्ट है, इसलिए उसे अपना छोटा सा विलेज छोड़कर सिटी में कॉलेज जाना चाहिए। और वो ये भी टीज करता रहता है कि शायद वो जाना ही नहीं चाहता क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। और वो योशिकी से कहता है कि अगर उसे सिटी में कोई गर्लफ्रेंड मिल गई तो उसे उससे भी कंपटीशन झेलना पड़ेगा। और बेवकूफ़ योशिकी फिर भी इशारा समझ नहीं पाता। और एक दिन योशिकी हिकारू से पूछता है कि वीकेंड पर उसके क्या प्लान हैं। तो हिकारू कहता है कि वो अकेले माउंटेन जाने वाला है, लेकिन वो ज़्यादा डिटेल शेयर करने से मना कर देता है। लेकिन जब हिकारू अकेले माउंटेन जाता है तो वो एक भयानक एक्सीडेंट के बाद गायब हो जाता है और योशिकी विलेज के बाकी एडल्ट्स के साथ सच पार्टी में शामिल होता है और जंगल में इधर उधर भागता है और उम्मीद करता है कि उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगा। लेकिन अफसोस हिकारू को इतनी गंभीर चोट लगती है कि उसे पता चल जाता है कि अब वो मरने वाला है और वो चाहता है कि उसकी आखिरी घड़ी में कोई उसके पास हो। और उसकी ये इच्छा एक सुपरनेचुरल क्रिएचर जो अननोन ओरिजिन्स का है और वो हिकारू के मरते हुए बॉडी में घुस जाता है और उसकी जगह ले लेता है। और कुछ महीनों बाद की बात करें तो योशिकी और हिकारू फिर से अपने हाई स्कूल लाइफ में लौट आते हैं और वैसे ही आइसक्रीम एंजॉय करते हैं जैसे दो बेस्ट फ्रेंड करते हैं। और हिकारू अभी भी वही फ्री स्पिरिटेड ट्विंग है जैसा पहले था। लेकिन योशिकी जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो हिकारू से पूछता है कि जब वो जनवरी में माउंटेन्स में एक हफ्ते के लिए गायब हुआ था तो उसके साथ क्या हुआ था। और हिकारू जवाब देता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। और हिकारू उससे कहता है कि वो बार बार ये सवाल पूछकर उसे इरिटेट ना करे क्योंकि उसकी मेमोरीज ऐसे ही नहीं आने वाली। और फिर वो योशिकी को टीज करता है कि क्या वो उसके लिए इतना परेशान था। और तभी योशिकी सीधा उसे कन्फ्रंट करता है और वो कहता है कि उसके मन में तब से एक बात चल रही है जब से हिकारू माउंटेन से वापस आया था। और हिकारू मजाक में पूछता है कि क्या वो उसे लव कन्फेशन करना चाहता है। लेकिन जब योशिकी उससे कहता है कि सच सच मान ले कि वो असली हिकारू नहीं है तो वो स्टन रह जाता है और बोल नहीं पाता। और वो योशिकी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला, क्योंकि उसे लगा था कि उसने हिकारू को परफेक्टली कॉपी कर लिया था। और तभी अचानक वो क्रिएचर अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है और एक्सीडेंट में हिकारू की जो आंखें गई थी वो अचानक पिघलकर डरावने टेंटिकल्स में बदल जाती है और योशिकी गजाज रह जाता है। और वो फेक हिकारू अचानक उसे जोर से हक कर लेता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात किसी को ना बताए क्योंकि उसे इंसान बनकर जीने में मजा आ रहा है। और वो कहता है कि ये पहली बार है जब वो इंसान बना है और वो इसे एंजॉय कर रहा है। और वो क्रिएचर योशिकी को बताता है कि उसे स्कूल और दोस्तों के साथ बिताया गया टाइम बहुत पसंद है। और फिर वो योशिकी से कहता है कि भले ही ये बॉडी और पर्सनैलिटी उसकी अपनी नहीं है और फिर भी उसे योशिकी बहुत पसंद है और इसलिए वो नहीं चाहता कि वो उसकी सीक्रेट दुनिया को बताए। और हिकारू कहता है कि अगर योशिकी ने ऐसा किया तो उसे उसको मारना पड़ेगा और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और योशिकी का दिमाग ये सुनकर फ्रीज हो जाता है और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। और उसे हमेशा पता था कि असली हिकारू जा चुका है, लेकिन अब इस बात की कंफर्मेशन होने से वो और भी ज़्यादा टूट जाता है। फिर भी उस अननोन क्रिएचर के डर से कहीं ज़्यादा योशिकी उस फेक हिकारू को असली हिकारू के रिप्लेसमेंट की तरह मान लेता है और वो उसे भी खोना नहीं चाहता। और अगली सुबह योशिकी एक सपने से जागता है जिसमें हिकारू अभी भी जिंदा था और वो बिस्तर पर ही बॉल बनकर अपने आंसू बहा देता है। और इसके बाद वो डाउनस्टेयर जाकर बिना फैमिली की तरफ देखकर ब्रेकफास्ट करता है और तभी उसे सुनाई देता है कि हिकारू बाहर है तो वो बाहर निकल जाता है। और हिकारू एक क्रेजी कहानी सुनाकर बातचीत करने की कोशिश करता है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन योशिकी उसे साइड कर देता है और कहता है कि चलते चलते बात करेंगे वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। और हिकारू को ये भी ठीक लगता है और वो योशिकी को बताता है कि कल रात उसकी मदर ने तरबूज लाया था। और योशिकी को फर्क नहीं पड़ता कि कहानी बोरिंग है या सामने जो हिकारू खड़ा है वो फेक है, क्योंकि उसे यही होना चाहिए और वो खाली जगह छोड़ने से अच्छा फेक हिकारू का साथ अच्छा है। और योशिकी के लाइफ में ही चलता रहता है। और जब वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें आने वाले स्कूल फेस्टिवल के लिए एक क्वाइट परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करने को कहा जाता है, लेकिन हिकारू बस लिरिक्स को खाली नजरों से देखता रहता है और वो एक भी लाइन नहीं गाता। और जब प्रैक्टिस खत्म होती है तो योशिकी उससे पूछता है कि उसने कुछ गाया क्यों नहीं, तो वो जवाब देता है कि वो लिरिक्स के मतलब में इतना खो गया था कि वो लिरिक्स ही भूल गया। और फिर वो दोनों अगली क्लास की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ लड़कियां बताती हैं कि आज उनकी रेगुलर क्लास की जगह वो लोग एक एजुकेशनल मूवी देखने जा रहे हैं। और ये सुनकर हिकारू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और ये बात एक लड़की को थोड़ा अजीब लगता है। और दूसरी तरफ एक सेडी आदमी जिसका नाम टनाका है वो एक नियर बाय सिटी में एक अपार्टमेंट में जाता है और वो वहाँ के रेजिडेंट्स को बताता है कि उसकी कंपनी ने उसे रूटीन मेंटेनेंस के लिए भेजा है, लेकिन उसके पास बस एक हैमस्टर केज होता है। और घर के अंदर पहुंचते ही टनाका चीजें तोड़फोड़ करने लगता है और उस हैमस्टर केज को किसी रेडार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वो सस्पिशियस चीजें ढूंढ सके, जबकि सबसे सस्पिशियस तो वो खुद ही होता है।
और असल में घर में सच में एक क्रिएचर छुपा होता है और तनाका उसे पकड़ लेता है, जबकि घर के ओनर डर के मारे देखते रह जाते हैं। और इसके बाद वो अपनी बॉस को कॉल करके बताता है कि उसे एक सुपर नेचुरल क्रिएचर मिला है, लेकिन वो नहीं मिला जिसे वो सच में ढूंढ रहे हैं। और फिर वो अपनी कंपनी के बारे में बात करने लगता है कि उन्हें कोई और एफिशिएंट तरीका सोचना चाहिए था, क्योंकि वो लोग सदियों से अपने टारगेट को ढूंढ रहे हैं। और उसकी बॉस कहती है कि अगर उसने कंपनी के बारे में बुरा बोला तो उसकी सैलरी काट ली जाएगी। और वापस स्कूल में योशिकी बोर्डम से परेशान हो जाता है, क्योंकि वो वही मूवी लाखों बार देख रहा है, लेकिन हिकारू अपनी आंखों से आंसू बहा रहा होता है। और योशिकी ये देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि वो क्यों रो रहा है, जबकि वो ये मूवी पहले ही 5 बार देख चुके हैं। और हिकारू कहता है कि भले ही ये मूवी उसकी मेमोरी में स्टोर है, लेकिन ये पहली बार है जब वो इसे सच में एक्सपीरियंस कर रहा है। और स्कूल खत्म होने के बाद योशिकी डिसाइड करता है कि वो हिकारू के साथ हैंग आउट करेगा, जो छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ों से भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और वो दोनों विलेज में साइकिल चलाते हैं और फिर पास के टाउन के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ सबसे टेस्टी फ्राइड मीट डिशेस मिलती हैं। और जैसे ही हिकारू पहला बाइट लेता है, वो एक्साइटमेंट से पागल हो जाता है। और योशिकी उसे डांटता है कि वो चिल्लाना बंद करे, नहीं तो वो सस्पिशियस लगेगा। और उसे ये बात अजीब लगती है कि हिकारू को सब बात याद रहती है, लेकिन फिर भी वो सब उसके लिए नया होता है। और हिकारू बताता है कि वो मेमोरी रिकॉल कर सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। और वो ये भी बताता है कि वो कभी जिंदा था ही नहीं, और जब उसने ये बॉडी पोजेस की तभी वो कोई बना। और योशिकी को ये सुनकर थोड़ा डर लगता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो कोई भूत है या कुछ और हिकारू जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि वो कोई भूत है, लेकिन वो जानता है कि वो कुछ और ही ज़्यादा सिक और ट्विस्टिक चीज़ है। और तभी रेस्टोरेंट की मालिक की बिल्ली वहाँ आ जाती है और योशिकी के पास आकर उसे स्नगल करने लगती है। और हिकारू भी झुककर उसे सहलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली को पता चल जाता है कि वो किस तरह का क्रिएचर है और वो बिल्ली जल्दी से दुम दबाकर भाग जाता है। और हिकारू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन योशिकी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। और फिर भी वो उसे टाउन में और घुमाने का ऑफर करता है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि सिर्फ वो बिल्ली नहीं थी जिसे हिकारू की असली नेचर का अंदाजा हुआ था। और रास्ते में वो लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत के पास से गुजरते हैं, और जैसे ही हिकारू उसके पीछे से गुजरता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पसीना पसीना होकर पैनिक करने लगती है और मुड़कर देखती है कि क्या हुआ। लेकिन उसे बस 2 हाई स्कूल स्टूडेंट दिखते हैं। और टाउन में कुछ समय स्पेंड करने के बाद योशिकी और हिकारू वापस अपने विलेज की तरफ लौटते हैं। और जैसे ही वो विलेज बॉर्डर क्रॉस करते हैं, योशिकी को हिकारू को लेकर डाउट होने लगता है और उसे खुद नहीं पता कि हिकारू असल में कौन सा मॉन्स्टर है, फिर भी वो उसे अपने साथ रखा हुआ है। और ये सोचकर वो अपने मेंटल स्टेट पर ही शक करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा डीप सोच पाए, हिकारू उसे स्नैप करके रियलिटी में वापस लाता है और कहता है कि वो बाद में उसके घर आना चाहता है ताकि वो हंटर एक्स हंटर का लेटेस्ट वॉल्यूम पढ़ सके। और योशिकी उसे आने देने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक डरावनी बुड्ढी हिकारू को देखकर डर के मारे पागल हो जाती है और वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है कि लॉर्ड नैनोकी पहाड़ों से नीचे आ गया है। और जैसे ही हिकारू एक कदम आगे बढ़ाता है, तो वो बुढ़िया तुरंत अपने घर की तरफ भाग जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। और वो दोनों लड़के आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। और तभी योशिकी असली हिकारू के मौत का टॉपिक छेड़ता है और वो फेक वाला तुरंत समझने लगता है कि उसने असली हिकारू को नहीं मारा था, बल्कि हिकारू तो उस वक्त ऑलमोस्ट मरा हुआ था जब उसे मिला था। और वो योशिकी को बताता है कि उसे बस इतना याद है कि वो माउंटेन्स में एक एंडलेस जर्नी पर था और उसके पास कोई फॉर्म और सेंसेस नहीं थे। और वो कहता है कि चीज़ें तब बदल गई जब उसने हिकारू को ढूंढा। और अगली चीज़ जो उसे याद है वो ये है कि उसने उसका बॉडी पोजेस कर लिया, लेकिन उसके पास इसके डिटेल्स भी नहीं हैं। और इसके बाद वो दोनों सबसे पहले योशिकी के घर पहुंचते हैं और अलग होने से पहले योशिकी उस फेक हिकारू से पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करता है, और वो हाँ कह देता है। और योशिकी सोचने पड़ जाता है कि ये इमोशन उस मॉन्स्टर के हैं या असली हिकारू के, क्योंकि असली हिकारू ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था। और ये सोचकर योशिकी रोने लगता है और अपने घर के अंदर जाते जाते वो हिकारू से कहता है कि अगर वो उसे सच में पसंद करता है तो वो फिर कभी उसे छोड़कर ना जाए। और उस रात योशिकी अपने बेड पर स्लीपलेसली लेटा रहता है और बस हिकारू के बारे में सोचता रहता है। और तभी वो मॉन्स्टर उस डरावने बुढ़िया के घर की तरफ बढ़ता है, जिसे एहसास हो जाता है कि मौत उसके दरवाजे पर आ चुकी है और वो दरवाज़ा खोलने से मना कर देती है। भले ही फेक हिकारू दरवाज़ा नॉक करके कहता है कि उसने उसके लिए कोई डिलीवरी लाई है और वो बुढ़िया उसे जाने को कहती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर किसी तरह उसके घर के अंदर पहुंच जाता है और उस बुढ़िया के अंदर के पुराने डार्क मेमोरीज फिर से जाग उठते हैं। और वो बुढ़िया एकदम साइलेंट हो जाती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो आखिरी चीज़ जो वो देखती है वो है मॉन्स्टर जो उसे मार डालता है। और पुलिस को जैसे ही खबर मिलती है वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और उस बुढ़िया की मौत के न्यूज़ से विलेज के और लोग पैनिक में आ जाते हैं और वो पूरी तरह मान लेते हैं कि लॉर्ड नैनोकी अब उनके लिए भी आने वाले हैं। और उनमें से एक आदमी टनाको को मदद के लिए कांटेक्ट करता है
और वो सेडी आदमी उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। भले ही उसका बिल्कुल मन नहीं है उस ग्लूमी विलेज में जाकर उस रेडिकुलसली स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से टकराने का। और अगले दिन योशिकी और हिकारू अपनी साइकिल से स्कूल की तरफ निकलते हैं और हिकारू योशिकी से कहता है कि वो थोड़ा स्लो चले क्योंकि वो उसके साथ स्पेस नहीं बना पा रहा। और योशिकी अचानक अपनी साइकिल रोक देता है और हिकारू को लगता है कि उसने ये उसके लिए किया है, लेकिन तभी वो देखता है कि उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में कई सारे पुलिस की कार जा रही हैं और योशिकी सोच में पड़ जाता है कि क्या हो रहा है। और हिकारू बताता है कि अपेरेंटली वो पागल बुढ़िया जिसका नाम मसूरा था वो कल रात मर गई। और वो बहुत एक्साइटमेंट से योशिकी को बताता है कि उसकी मदर सुबह इस बारे में बात कर रही थी। और फिर वो ये भी कहता है कि वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसने पहली बार पुलिस की गाड़ी देखी है। और योशिकी को ये सब बहुत गलत लगता है और उसे हिकारू का चीयरफुल रिएक्शन बिल्कुल सही नहीं लगता, लेकिन वो अपनी दोस्ती की वजह से ये सब इग्नोर कर देता है। और उसी समय तनाका अपने पूरे सामान के साथ उनके विलेज की तरफ बढ़ रहा होता है और अपनी वैन में एनिमे गर्ल सॉन्ग प्ले कर रहा होता है। और अब विलेज में योशिकी के क्लासरूम में हर कोई बूढ़ी औरत मसूरा के मौत के बारे में बात कर रहा होता है। और एक लड़की कहती है कि उसने सुना है उस पागल बुढ़िया ने खुद को अनलाइव कर लिया और उसने अपना हाथ खुद के गले में डाल दिया था। और ये सुनकर योशिकी का एक दोस्त डर जाता है और कहता है कि मसूरा ने जरूर कुछ ऐसा देख लिया होगा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। और ये सुनकर योशिकी बस हिकारू की तरफ देखता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने चुप रहता है। और अचानक वो बस कट वाला लड़का, जिसे हम बस कहेंगे, वो कहता है कि शायद वो भी कर्ज है। और लड़कियां उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो वो कहता है कि वो अक्सर स्कूल के बाद घर पहुंचने के लिए जंगल से शॉर्टकट लेता है और वो जंगल बहुत ही डरावना लगता है। और लड़कियां उससे कहती है कि वो बच्चा बनना बंद करे, लेकिन बस कहता है कि उन्हें नहीं पता कि वो रोज क्या झेलता है। और वो कहता है कि वो उस रास्ते से चलते हुए अपनी नज़र रास्ते से हटा ही नहीं पाता और जैसे ही वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है उसका शरीर फ्रीज हो जाता है और बस कहता है कि अब वो अकेले ये नहीं कर सकता। और योशिकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो आज उसके साथ चले और योशिकी मना कर देता है और कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी हिकारू वहाँ आ जाता है और वो बहुत ही क्यूरियस होता है कि आखिर चल क्या रहा है। और वो कहता है कि वो बस और योशिकी के साथ चलेगा। और ये सबके लिए सबसे बड़ा शौक होता है क्योंकि हिकारू पहले भूत प्रेत और ऐसी चीज़ों से बहुत डरता था। और लड़कियां उससे पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वो ये कर भी पाएगा, क्योंकि जब वो पहले हॉरर मूवीज देखते थे तो वो बेहोशी हो जाता था। लेकिन वो जवाब देता है कि अब उसे ऐसी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस को ये सुनकर बहुत राहत मिलती है और वो डिसाइड करता है कि आज उसकी पूरी फ्रेंड ग्रुप उस डरावने जंगल से होकर उसे घर तक छोड़ेगी। और दूसरी तरफ तनाका विलेज पहुंच जाता है और वहाँ उसका सामना गुस्से से भरे लोगों के झुंड से होता है जो सोच रहे थे कि वो बहुत पहले आ जाएगा। और तनाका उनकी फ्रस्ट्रेशन पर हंसता है और कहता है कि वो तुरंत काम शुरू कर देगा। और वो मस्तूरा के घर में जबरदस्ती घुस जाता है, भले ही वो अभी भी एक एक्टिव क्राइम सीन हो। और वो लोग मजबूरी में उसका पीछा करते हैं। और तनाका घर को देखकर कहता है कि ये जगह तो पूरी तरह डंप जैसी लग रही है। और फिर वो टेकेडा नाम के आदमी से उसके फादर के बारे में पूछता है और टेकेडा बताता है कि उसका फादर घर से बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि उसे मस्तूरा के साथ जो हुआ उसके बाद बहुत डर लग रहा है और वो पागल सा हो गया है क्योंकि उसे लगता है कि अगला शिकार वही होगा। और तनाका ये सुनकर हंसने लगता है क्योंकि उसे पहले से ही इसका अंदाजा था। लेकिन टेकेडा उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे डांटता है कि वो सीरियस रहे क्योंकि विलेज में लोग मर रहे हैं। और वो तनाका की कंपनी को इसके लिए ब्लेम करता है क्योंकि उन्होंने यहाँ कोई अजीब रिचुअल कंडक्ट किया था। लेकिन तनाका जवाब देता है कि अगर उन्होंने ये रिचुअल ना किया होता तो कोई बड़ी कॉर्पोरेशन इस जगह की जियोग्राफी ही बदल देती और उससे और भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। और तभी एक सूखा हुआ बूढ़ा आदमी जिसके सर पर बसकट है वो बोल पड़ता है कि इस विलेज में उस बूढ़ी औरत के मौत से भी ज्यादा डरावनी चीजें हो रही हैं। और वो कहता है कि ये सब शायद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हिकारू के फैमिली से एक रिचुअल ठीक से नहीं हो पाया जो उन्हें करना चाहिए था। और उधर बस अपने दोस्तों को उस डरावनी जगह में लेकर जाता है जो वो जंगल से क्रॉस करता है घर पहुंचने के लिए। और सब लोग मानते हैं कि वो जगह सच में डरावनी लगती है, लेकिन वो ज्यादा हेजिटेट नहीं करते और सीधा जंगल में घुस जाते हैं। और ये देखकर बस शौक में पड़ जाता है क्योंकि वो तो हिम्मत ही नहीं कर पाता था। और वो जल्दी से अपने दोस्तों के पीछे पीछे भागता है ताकि पीछे ना छूट जाए। और सरप्राइजिंगली उस जंगल में कुछ भी डरावना नहीं होता और बस को लगता है कि शायद वो बस पैरानॉइड था। और वो अपने दोस्तों को शुक्रिया करता है कि उन्होंने उसकी मदद की। और फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो भी घर जाते हुए अपने रास्ते में केयरफुल रहे। और अब वापस मस्तूरा के घर में तनाका को पूरे घर में लॉर्ड नैनोकी लिखा हुआ मिलता है और वो सोच में पड़ जाता है कि इसका मतलब क्या है। और वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि जब मस्तूरा बच्ची थी तब उसे पहाड़ों में एक भयानक एक्सपीरियंस हुआ था और वो कहती थी कि उसने वहाँ कुछ बहुत डरावना देखा था। और वो कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद वो नॉर्मली रही, लेकिन एक दिन अचानक उसकी बेटी बिना किसी निशान के गायब हो गई जिससे वो पागल सी हो गई। और तनाका उस मिसिंग बेटी के बारे में और जानना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो ये टॉपिक छेड़ता है वो लोग अचानक अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और तनाका कहता है कि मसूरा ने जंगल में जो कुछ देखा उसने उसे डरा तो दिया, लेकिन साथ ही वो उससे अट्रैक्ट भी हो गई थी। और तभी अचानक उसका हैमस्टर बहुत तेजी से भागने लगता है
क्योंकि उसे वहाँ कोई सुपर नेचुरल एनर्जी का एहसास होता है। और उधर जंगल में योशिकी और उसके दोस्त पीसफुली घर लौट रहे होते हैं और तभी योशिकी को अचानक लगता है कि कोई उसे घूर रहा है और वो जंगल की तरफ देखता है तो उसे एक सफेद सी जिगजैग लाइन दिखती है और उसे उस चीज में क्यूरियोसिटी होने लगती है और जितनी ही देर वो उस लाइन को देखता जाता है वो उतनी ही उसके करीब आती जाती है और थोड़ी ही देर में वो हिलती हुई लाइन एक लंबी गर्दन वाले भूत का रूप ले लेती है। और जब तक योशिकी को कुछ समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है और वो जमीन की तरफ देखने लगता है। लेकिन हिकारू उसे बताता है कि अब ये करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि अब वो डरावना भूत उसका पीछा कर रहा है। और हिकारू अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए खुद को आगे कर देता है और उस भूत से कहता है कि वो उसके पास आए और तभी उसे अचानक नोज ब्लीड हो जाता है। और उधर टनाका अपने ग्रुप को लोकल श्राइन में ले जाता है क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर वो मसूरा के घर से फैली क्रीपी एनर्जी से सेफ रह सकते हैं। और फिर वो रिवील करता है कि वो विलेज आने से पहले माउंटेन्स में गया था और वहाँ उसे एक छोटा सा बैग मिला और वो आदमी उस बैग को पहचान जाते हैं कि वो हिकारू के फादर का था। और टनाका बताता है कि उसे उस बैग में कुछ बहुत ही क्यूरियस चीज मिली और वो अचानक एक सूखा सा ऑब्जेक्ट निकालता है जो दिखने में किसी सिर जैसा लगता है और वो लोग उसे देखकर ही घिन से कांप जाते हैं। और इससे पहले कि उन्हें पता चला कि वो असल में एक इंसानी खोपड़ी था, टनाका कहता है कि ये सूखा हुआ खोपड़ी असल में इविल स्पिरिट्स को दूर रख सकता है। और शुरू में उसे लगा कि शायद इसी वजह से माउंटेन्स की सुपर नेचुरल इंप्योरिटी गायब हो गई थी और ये सुनकर वो लोग थोड़े होपफुल हो जाते हैं। लेकिन फिर टनाका कहता है कि वो गलत था। अब उसे लगता है कि वो इंप्योरिटी माउंटेन से नीचे आ चुकी है और अब वो उनके बीच किसी इंसानी फॉर्म में छुपी हुई है। और उधर यूकी और योशिकी के फ्रेंड ग्रुप को एक बहुत ही क्रीपी आवाज सुनाई देती है जो किसी और को सुनाई नहीं देती और यूकी अपनी दोस्त असाको को बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए जंगल से दूर खींच ले जाती है। और इसी बीच योशिकी हिकारू से पूछता है कि अभी क्या हुआ था और हिकारू जवाब देता है कि वो भूत योशिकी के ऊपर चिपकना चाहता था तो उसने उसे कंप्रेस करके खा लिया लेकिन उसने रजिस्ट किया और इसीलिए उसे नोज ब्लीड हो गया। और हिकारू फिर बताता है कि भूत बहुत अकेले होते हैं और वो उसी पर चिपक जाते हैं जो उनको देख लेते हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि योशिकी किसी और को देखे क्योंकि सिर्फ वही उसके साथ चिपकने का हकदार है। और इतना कहते कहते वो लोग उस रोड पर पहुंच जाते हैं जहां यूकी और असाको उनका वेट कर रहे होते हैं और हिकारू उनको बताता है कि वो गिर गया था और उसकी नाक में लग गई थी और यूकी माफी मांगती है कि उसने लड़कों को पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसे कोई अजीब सी पॉप साउंड सुनाई दी थी। और हिकारू उससे कहता है कि वो कोई दूर से आई गन शॉट होगी, चिंता मत करो। लेकिन तभी असाको नोटिस करती है कि जंगल की वो क्रीपी एनर्जी जो वो दे रही थी वो गायब हो गई है और उसे लगता है कि शायद वो गन शॉट उसी को खत्म कर गई। और तभी हिकारू उस लड़की को एक थ्रेट मानने लगता है क्योंकि वो सुपर नेचुरल एनर्जी के लिए बहुत सेंसिटिव है। और इसके बाद वो सब वापस स्कूल चले जाते हैं जहाँ योशिकी जानना चाहता है कि हिकारू ने वो भूत कैसे खा लिया और हिकारू उसे एक स्टोर रूम में ले जाता है ताकि उसे दिखा सके कि उसका बॉडी कैसे काम करता है और वो स्ट्रिप करना शुरू कर देता है। और तभी उसे एक पुराना लेसन याद आ जाता है जो असली हिकारू के फादर ने उसे बचपन में दिया था और उन्होंने कहा था कि जिस लड़की को तू पसंद करता है उससे जल्दी से शादी कर ले वरना लॉर्ड नैनोकी उसे माउंटेन में खींच ले जाएगा। और उन्होंने कहा था कि लॉर्ड नैनोकी लोगों को माउंटेन में इसलिए ले जाता है क्योंकि वो बहुत अकेला है, लेकिन उसने एक अरेंजमेंट किया है कि वो उनके फैमिली को हार्म नहीं करेगा और शादी करके वो किसी को भी सेफ रख सकते हैं। और जैसे ही वो सपने से बाहर आता है हिकारू योशिकी से कहता है कि ये सब देखकर लग रहा है कि जैसे वो कोई नोटिस स्टॉप करने वाले हैं, लेकिन वो कहता है कि जल्दी करो। और हिकारू जल्दी से अपने शर्ट के बटन को खोल देता है और अपनी छाती में बना एक गैप दिखाता है जिसे देखकर योशिकी डर जाता है। लेकिन हिकारू उससे कहता है कि वो अपना हाथ अंदर डाल दे और योशिकी हिचकिचाते हुए ऐसा करता है और उसे फेक हिकारू के अंदर का हिस्सा किसी ठंडी मैरिनेटेड चिकन जैसा लगता है, लेकिन हिकारू को वो गर्म लगता है और वो योशिकी से कहता है कि वो उसके अंदर आराम से एक्सप्लोर कर सकता है। और योशिकी हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाता है और सीधा हिकारू के ब्रेन के जी स्पॉट को हिट कर देता है और उसे अपने दोस्त के अंदर हाथ डालकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होने लगता है। और तभी अचानक हिकारू उसे अंदर खींचने लगता है और योशिकी तुरंत खुद को बाहर खींच लेता है और हिकारू हंसते हुए पूछता है कि क्या वो डर गया था। और जब योशिकी थोड़ा शांत होता है तो उसकी नज़र हिकारू के खुली शर्ट पर चली जाती है और वो उसे पूरा फैन सर्विस दे देने का डिसाइड कर लेता है। और योशिकी तुरंत मुंह फेर देता है ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेटेड फेस छुपा सके क्योंकि वो अभी क्लोजेट से बाहर नहीं आना चाहता। और फिर वो हिकारू से कहता है कि वो फिर से अपनी शर्ट का बटन लगा ले और इसके बाद योशिकी को सामान लेने लोकल सुपरमार्केट जाता है और वहाँ उसे कैशियर इतना बोर कर देता है कि वो वहाँ जोन आउट हो जाता है। और उसी समय वो औरत जो पहले हिकारू की अजीब एनर्जी को महसूस कर चुकी थी उसे देख लेती है और योशिकी तब तक जोन आउट रहता है जब तक उसे बाहर जाने का टाइम नहीं हो जाता। और जैसे ही वो स्टोर से बाहर आता है वो उसी टाइम के बारे में सोचने लगता है जब वो हिकारू के अंदर था और वो जैसे ही अपनी साइकिल में बैठकर जाने वाला होता है तभी वो औरत अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो बहुत खतरनाक चीज़ के बहुत करीब पहुंच गया है
और उसे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। और योशिकी पहले से ही फ्रस्ट्रेट होता है और वो उस औरत से पूछता है कि उसका मतलब क्या है, और वो कहती है कि अगर वो उस क्रीपी चीज के साथ ज्यादा घुल मिल गया तो वो इंसान रहना बंद कर देगा। और वो औरत फिर कहती है कि वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है जिसे सुपरनेचुरल चीजें दिखाई देती हैं और उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। और वो कहती है कि उसे पिछले कुछ महीनों से विलेज के पास वाले माउंटेन से बहुत भयानक हवा महसूस हो रही थी, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। और वो औरत कहती है कि उसने उस इविल ऑरा के डिसअपीयर होने से बहुत परेशान थी, लेकिन अब उसे दिख रहा है कि वो ऑरा योशिकी से चिपक गया है और उसे पता है कि उसके पास जरूर कोई वजह होगी उस क्रीपी चीज को अपने पास रखने की, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो कहती है कि अभी भी टाइम है वो उससे दूर हो जाए। और वो अपना नंबर उसे देकर कहती है कि जब भी वो डिसीजन लेने के लिए रेडी हो उसे कॉल कर ले। और कुछ दिन बाद योशिकी हिकारू के घर जाता है और सोचता है कि क्या उसे उस औरत जिसका नाम री है उसे मैसेज करना चाहिए, जिसने पहले उसकी मदद ऑफर की थी। लेकिन आखिर में वो डिसाइड करता है कि अभी कांटेक्ट नहीं करेगा। और योशिकी पहले हिकारू की मदर को वो तरबूज देता है जो उसने खरीदा था, और फिर हिकारू के रूम में जाता है जो फैन के नीचे पीसफुली सो रहा होता है। और योशिकी की नज़र जैसे ही हिकारू के खुले पेट और गर्दन पर पड़ती है तो उसके मुंह में सलाइवा जमा होने लगता है। लेकिन फिर वो अपने अंदर के गे को शांत करता है और बैठ जाता है। और अचानक हिकारू उसे लात मार देता है क्योंकि वो जाग रहा था और उसे पता था कि योशिकी उसे घूरते हुए ड्रूल कर रहा था। और फिर वो अचानक योशिकी को डेडलॉक में पकड़ लेता है जैसे कोई WWE मैच चल रहा हो जिसमें योशिकी की कोई कंसेंट भी नहीं थी। और इसके बाद हिकारू उससे पूछता है कि क्या वो कुछ लाया है या खाली हाथ आया है, और योशिकी बताता है कि वो तरबूज लाया है। और हिकारू ये सुनते ही एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि तरबूज उसका फेवरेट फ्रूट है, भले ही उसने कभी खाया नहीं है। और थोड़ी देर बाद वो दोनों ये सब देखकर योशिकी को उनका बचपन याद आ जाता है जब वो तरबूज के बीज निकल लेते थे और डर जाते थे कि कहीं उनके पेट में तरबूज ना उग जाए। और वो सोचता रहता है कि वो सेफ सिस्टिंग मॉन्स्टर को अभी तक अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा है, और सोचता है कि ये सब वो और कितने दिन कर पाएगा। और वो पैनिक अटैक के बीच में ही होता है कि तभी हिकारू से शुक्रिया कहता है कि वो यहाँ आया क्योंकि उसके साथ टाइम बिताना उसे अच्छा लगता है। और वो उसे तरबूज लाने के लिए भी शुक्रिया कहता है। और योशिकी उससे पूछता है कि उसे अचानक ये सब क्यों कहना पड़ा, और हिकारू जवाब देता है कि वो तो बस उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। और उसकी ये बात सुनकर योशिकी और भी ज़्यादा हिल जाता है। और इसके बाद हिकारू फिर से सो जाता है और योशिकी एक नज़र उस पर डालता है और फिर अपनी नजरें उस फोटो की तरफ घुमा देता है जिसमें वो दोनों और हिकारू के फादर हैं। और उसे याद आता है कि हिकारू के फादर उस फोटो को क्लिक करने के कुछ ही दिन बाद मर गए थे और वो भी फॉरबिडन माउंटेन्स चले गए थे। और थोड़ा और सोचने पर योशिकी को याद आता है कि हिकारू भी ठीक उसी टाइम ऑफ द ईयर में माउंटेन्स गया था जिस समय उसके फादर गए थे। और वो उनकी बाकी फोटोज को भी देखने लगता है और सोचता है कि वो दोनों गांव में अकेले दो बच्चे थे जो एक ही उम्र के थे, इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारते रहे जैसे एक बोरी में दो गेंद हो। लेकिन अब असली हिकारू मर चुका है और उसकी जगह एक मॉन्स्टर ने ले ली है। और योशिकी को समझ नहीं आता कि अब कैसे हैंडल करे, और ये सब स्ट्रेस उसे इतना परेशान कर देता है कि उसे उल्टी आने जैसा फील होता है। और वो सीरियसली री से बात करने के बारे में सोचने लगता है। और जैसे ही वो डिसाइड करता है कि उसे टेस्ट करना चाहिए या नहीं, तभी हिकारू नींद में बड़बड़ाने लगता है जिससे योशिकी फ्रीक आउट कर जाता है। लेकिन जल्दी ही वो खुद को शांत करता है और आखिरकार री को टेक्स्ट भेजने का डिसाइड कर लेता है। और उसी समय हिकारू की मदर उसे किचन में बुलाती है ताकि वो उसे कुछ दे सके जो वो अपने घर ले जाए। और अनफॉर्चुनेटली योशिकी अपना स्मार्टफोन रूम में ही छोड़ देता है और तभी री उसके टेक्स्ट का रिप्लाई करती है। और ठीक उसी समय हिकारू उठ जाता है और वो उसका टेक्स्ट पढ़ लेता है जिसमें री पूछती है कि क्या वो उससे बात करने के लिए रेडी है। और हिकारू सोचने पड़ जाता है कि ये कौन औरत है जो उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीनने की कोशिश कर रही है। और थोड़ी देर बाद योशिकी सुपरमार्केट के बाहर री से मिलने जाता है और वो ऐसे चीयरफुल बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और वो दोनों एक लोकल रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो मेन्यू देखने लगती है, लेकिन योशिकी ऑकवर्डली उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात करने आए हैं। और री फिर सीरियस हो जाती है और कहती है कि वो पूरी कहानी बताए। और योशिकी उसे हिकारू के बारे में सब कुछ बता देता है बिना कुछ ज़्यादा डिटेल रिवील किए। और री को उसके ऊपर दया आती है क्योंकि वो समझ सकती है कि वो क्या महसूस कर रहा है। और वो उससे कहती है कि उसने अकेले बहुत कुछ झेला होगा, लेकिन उसे खुद को इसकी सजा नहीं देनी चाहिए। और वो कहती है कि उन दोनों ने किसी ऐसे को खोया है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब उन्हें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और योशिकी अब री के बैक स्टोरी के बारे में क्यूरियस हो जाता है, लेकिन फिर री सोचने लगती है कि क्योंकि वो मॉन्स्टर के साथ मिक्स हो रहा है तो शायद उसने किसी लड़की का रूप ले लिया होगा। और तभी एक वेट्रेस आ जाती है उनका ऑर्डर लेने और उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और इसके बाद री योशिकी से पूछती है कि क्या उसने गांव में कोई क्रीपी चीजें नोटिस की है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ सुपरनेचुरल विजिटर्स कहीं से भी आने लगे हैं। और योशिकी को लंबे गर्दन वाला भूत याद आता है और तब री कहती है कि उसे लगता है कि वो चीज जिसने उसके दोस्त का सेफ लिया है वही इस डरावनी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। और ये सुनकर योशिकी चौंक जाता है तो री और डिटेल में समझाती है कि जो चीज उसकी दोस्त की जगह आई थी वो एक बहुत बड़ा मांस थी जैसे सीधे हेल से निकला हो, लेकिन जब वो माउंटेन से बाहर आई
तभी एक अजीब डिस्टोर्शन हर जगह फैलने लगा और री कहती है कि वो चीज कभी माउंटेन से बाहर आनी ही नहीं चाहिए थी। और वो बताती है कि वो बूढ़ी औरत जिसका नाम मसूरा था और जो हाल ही में दर्दनाक मौत मरी, वो भी उस चीज से कनेक्टेड रही होगी और उसे खुद अपने जान का भी डर है। और री कहती है कि वो तुरंत टाउन छोड़ देना चाहती है, लेकिन उसकी मदर इन लॉ और उसकी बेटी यहाँ ही रहती है और वो उनको छोड़कर नहीं जा सकती। और तभी योशिकी नोटिस करता है कि उसके हाथ में वेडिंग रिंग नहीं है और वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उन दोनों ने किसी को खोया है। और री बताती है कि कुछ सालों पहले उसका मरा हुआ हस्बैंड एक दिन अचानक घर वापस आ गया था और शुरू में वो बहुत खुश थी, लेकिन बात बहुत बुरी तरह खत्म हुई और उसे बहुत दर्दनाक तरीके से ये समझ आया कि वो कभी उस चीज के साथ खुश नहीं रह पाई जो उसके हस्बैंड की जगह आ गई थी। और वो नहीं चाहती कि योशिकी भी वो गलती करे जो उसने की थी, लेकिन फिर भी योशिकी को समझ नहीं आता कि उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और अगले दिन स्कूल खत्म होते ही सब लोग घर जाने लगते हैं, लेकिन योशिकी क्लास में ही पीछे रह जाता है और बारिश को चुपचाप देखता रहता है अपने ख्यालों में खोया हुआ। और हिकारू उसे ढूंढता रहता है और जल्द ही असाको योशिकी को क्लासरूम में ढूंढ लेती है और वो बहाना बनाता है कि वो कुछ ढूंढ रहा था। और वो असाको से कहता है कि वो हिकारू को बोल दे कि वो उसके बिना ही घर चला जाए। और फिर वो वही बैठकर री की कई बातें सोचने लगता है और सोचता है कि आखिर ये फेक हिकारू है क्या चीज, और वो सोचता है कि इससे दूर कैसे निकला जाए। और तभी हिकारू वहाँ आ जाता है उसे घर ले जाने के लिए और योशिकी उससे कहता है कि आज वो उसके बिना घर चला जाए। और हिकारू उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसके पीरियड चल रहे हों। हाँ? और फिर वो उसे हंसाने के लिए फनी फेस बनाता है, लेकिन योशिकी कोई रिएक्ट नहीं करता और ये देखकर हिकारू शॉक रह जाता है। और हिकारू अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर कहता है कि अगर उसके मन में कुछ है तो वो बात कर सकता है, लेकिन योशिकी उसका हाथ झटक देता है और उससे कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। और हिकारू को यह बहुत बुरा लगता है और वो योशिकी से पूछता है कि क्या वो किसी बात पर उससे नाराज है। और योशिकी उससे कहता है कि वो हर बात को खुद से जोड़कर क्यों देख रहा है। और हिकारू जवाब देता है कि कुछ तो गलत होगा क्योंकि वो कल ऐसा बिल्कुल नहीं था। और योशिकी उसे क्रीप कहते हुए कहता है कि बस उसे छोड़ दे। और ये सुनकर हिकारू का दिमाग भी घूम जाता है और वो उससे पूछता है कि वो उससे बातें क्यों छुपा रहा है, जैसे किसी स्ट्रेंजर से चोरी छुपे बात कर रहा हो। और ये सुनकर योशिकी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और हिकारू से पूछता है कि उसे क्यों बताना चाहिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और हिकारू से चिल्लाता है कि पहले तो वो उसे सब कुछ बताया करता था। और योशिकी भी चिल्ला उठता है कि वो पहले कभी था ही नहीं और वो तो कुछ महीनों पहले ही आया है। और हिकारू को अचानक समझ आता है कि योशिकी का गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो असली हिकारू नहीं है। और ये सोचकर वो अंदर से टूटने लगता है क्योंकि उसे पता है कि ये सच है। और वो योशिकी का हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए काफी नहीं है, जबकि उसने हिकारू को परफेक्ट कॉपी किया है। और योशिकी उस पर चिल्लाता है कि चाहे वो कितनी ही परफेक्ट कॉपी क्यों ना कर ले, वो कभी इंसान नहीं बन सकता। और वो फिर से चिल्लाकर कहता है कि वो उसके पास से चला जाए। और तभी फेक हिकारू के अंदर कुछ टूट जाता है और वो रोने लगता है और कहता है कि वो ये समझता है, लेकिन फिर भी वो योशिकी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि वही उसका जीने का तरीका है। और असली हिकारू की फीलिंग्स और उस क्रिएचर की फीलिंग मिक्स होने लगती है। और ये सब देखकर योशिकी भी अपने फैसले पर डाउट करने लगता है। और फिर अचानक वो क्रिएचर अपना असली रूप दिखाता है और वो पूरे कमरे में फैल जाता है। और फिर अचानक योशिकी पर झपट पड़ता है और वो उसे नीचे दबा लेता है और मुंह और नाक में घुस जाता है। और योशिकी को पहले तो बहुत घिन आती है, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे अजीब सा अच्छा फील होने लगता है जो काफी सच है। और तभी उसे कुछ पुराने मेमोरीज दिखने लगते हैं जिसमें एक आदमी जो हिकारू जैसा दिखता है अपने हाथों में कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। और अचानक वो क्रिएचर उसके अंदर से वापस बाहर आ जाता है और योशिकी फिर से होश में आ जाता है और वो रोने लगता है और कहता है कि वो सबसे ज्यादा योशिकी को ही हर्ट नहीं करना चाहता। और इतना कहकर हिकारू क्लासरूम से बाहर चला जाता है घसीटते हुए कदमों से। और जाने से पहले वो योशिकी से बस इतना कहता है उससे नफरत मत करना। और जब योशिकी घर लौटता है तो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसने सही किया उसको दूर भेजकर, लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा अब भी उसे हिकारू के रिप्लेसमेंट के तौर पर चाहता है। और अगले दिन हिकारू स्कूल नहीं आता और यूकी और असाको योशिकी से इस बारे में पूछते हैं और वो पूछते हैं कि क्या उसका हिकारू के साथ झगड़ा हुआ था, क्योंकि तभी तो एक स्कूल नहीं आया और दूसरा इतना ग्लूमी दिख रहा है। और योशिकी मान लेता है कि उनका झगड़ा हुआ था और यूकी कहती है कि जल्दी से उस बेवकूफ से पैचअप कर ले क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से उसके ऊपर ऐसा चिपका हुआ था जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से चिपकता है। और ये सुनकर योशिकी को एहसास होता है कि यूकी ने एक लाइन में पूरी सिचुएशन को समझा दिया जो वो खुद कभी ठीक से नहीं समझ पाया था। और वो तुरंत हिकारू के घर पर भागता है जहाँ वो उसे एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ मिलता है और योशिकी उससे माफी मांगता है। और हिकारू शर्माते हुए कहता है कि उसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने कल उस पर अटैक किया था। और योशिकी उसे बताता है कि बात बस वही नहीं है, लेकिन हिकारू कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। और वो पूछता है कि क्या योशिकी उसे अब भी हेट करता है और योशिकी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और तभी हिकारू ब्लैंकेट से बाहर आता है
और रोते हुए कहता है कि वो बस योशिकी के पास रहना चाहता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई और लोगों के साथ घूमता है या नहीं। और हिकारू उससे कहता है कि वो उसे अकेला ना छोड़े और योशिकी वादा करता है, सोचते हुए कि बस वो एक लोनली बच्चा है जिसे कुछ नहीं पता। और योशिकी को पता है कि वो एक गलती कर रहा है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता और सोचता है कि अगर बस वो सच में एक बच्चा है तो शायद वो उसे कुछ सही बातें सिखा सके। और इसी के साथ इसका पार्ट 1 खत्म होता है। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं बता दूं कि अब से इस चैनल पर ऐसे ही एनिमे कंटेंट आने वाले हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।